तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने जल्दी से हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है ट्रेन प्रोजेक्ट पर शैतान। तो बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। वो दिन मुझे आज भी ठीक से याद है कि वो दिन ही ऐसा था या फिर कि मैं आज तक उसे भुला नहीं पाया। कुछ यादें आपके दिल और दिमाग पर इतना बुरा असर छोड़ जाती हैं कि आप चाहकर भी उस दिन को भुला नहीं सकते। 17 जुलाई मेरा जन्मदिन था, 1971। वो मुझे आज भी ठीक से याद है। उस साल मैं छत्तीसगढ़ में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो एक रेलवे का प्रोजेक्ट था। एक जंगल के बीच से गुजरती हुई रेल की लाइन जो कि कई सालों से बंद पड़ी थी, उस पर काम चल रहा था। वो मेरा पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि शहर से बहुत दूर और घने जंगलों में था। सुना था कि 1980 के दौरान भी उस प्रोजेक्ट पर काम किया गया था, पर जब जंगल लाइन के बीच से रेलवे की पटरियों पर काम करना शुरू हुआ तो एक एक कर अचानक ही वहाँ के मजदूर गायब होने लगे। ऐसा कहते हैं कि किसी अनजान चीज़ ने उन मजदूरों का बहुत ही बुरा हाल किया था और फिर कुछ मजदूर डर के मारे उस जगह को छोड़कर भाग गए थे। पर आज के अफसरों की माने तो जंगली जानवरों के डर की वजह से वो सारे मजदूर जंगल छोड़कर भाग गए थे। अब सच क्या था ये तो मुझे ठीक से पता नहीं था। 2 जुलाई को मैं एक जीप लेकर पहली बार उस दूर दराज जंगल के अंदर पहुंचा था। मेरे जाने के एक दिन पहले ही वहां पर टेंट वगैरह लगाए गए थे और फिर ट्रक से भारी भरकम सामान को पहुंचाया गया था। पर मैंने जो भी उस जगह से बारे में सुना था, मैंने तो टेंट के पास या टेंट में रुकने के लिए साफ साफ मना कर दिया। मैंने अपने लिए ही नहीं बल्कि मेरे साथ जो 15 या 20 मजदूर थे उनको भी टेंट में रुकने के लिए मना कर दिया, क्योंकि मैं अकेला ही वहाँ का इंजीनियर भी था और उन सब लोगों का सुपरवाइज़र भी था। इसलिए जब तक हमारा वहाँ रुकने का ठीक से इंतज़ाम नहीं हो जाता और हमारी सुरक्षा के लिए गार्ड नहीं मिल जाते, मैंने किसी को भी जंगल में रुकने नहीं दिया। हम सब दिन भर वहाँ काम करते और अंधेरा होने से पहले ही वहाँ से निकल जाते जंगल से। बीच बीच में कुछ बड़े बड़े अफसर अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर दिन में आकर एक बार ही काम कहाँ तक पहुँचा है ये देखकर वापस चले जाते थे। पर तब रेल लाइन का काम होना बहुत ही जल्दी ज़रूरी था, क्योंकि उस काम के लिए गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ता ही जा रहा था और हमारा भी वहाँ पर जंगल में आने जाने का काफ़ी समय गुजर रहा था। और फिर दिन भर में भी इसलिए 3 या 4 घंटे ही काम होता था। इसीलिए जंगल के अंदर ट्रेन को जहाँ तक पटरी बिछी हुई थी वहाँ तक लाया गया और फिर हम सब का उस ट्रेन में रहने का इंतज़ाम कर दिया गया और हमारे साथ ही हमारी सुरक्षा के लिए कुछ हथियार दिए गए। ट्रेन के आने के बाद उस जंगल में मुझे भी थोड़ा बहुत सुरक्षित लगने लगा था। अब आने जाने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं किसी को भी अंधेरा होने के बाद काम नहीं करने देता था, क्योंकि उन सब मज़दूरों की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। पर उस जंगल की सच्चाई कुछ और ही थी जिससे अब तक हम सब अनजान थे। मैंने सब मजदूरों को वार्निंग दे रखी थी कि अंधेरा होने के बाद सब लोग अपनी अपनी बोगी के दरवाज़ों को अंदर से बंद कर लेंगे और मेरी गाड़ी के पहले या मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी उस गाड़ी के बाहर नहीं निकलेगा। अब काम भी थोड़ा तेज़ी से चल रहा था। हम लोग सुबह सुबह उठकर दिन में 8 या 9 घंटे काम करते थे और कभी कभी तो 10 से 12 घंटे तक काम चलता था। और तभी ऐसे ही 2-4 दिन गुजर गए। एक रात जब मैं
उस ट्रेन की बोगी में बाहर की तरफ से नाखूनों की खरोंचने की आवाज़ आई। उस आवाज़ से मेरी नींद टूट गई। पर मैं ये बात जानता था कि शायद ये कोई जंगली जानवर या भालू वगैरह होगा। तो उस वक्त मैंने सोचा कि इस वक्त बाहर जाना ठीक नहीं होगा, और इतना कहकर या इतना सोचकर मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा। पर रात भर मैंने कई बार वो खरोंचने की आवाज़ सुनी। शायद कोई जानवर था जो इंसानी महक को सूंघ रहा था। सुबह होते ही मैंने सारे मजदूरों को रात की उस आवाज़ के बारे में बताया, तो बाकी सब ने कहा कि वो तो बहुत ही गहरी नींद में थे। तो किसी ने भी वो आवाज़ नहीं सुनी। बस एक मजदूर था जिसने रात को लोहे पर खरोंचने की आवाज़ सुनी थी। उसके बाद जब मैंने ट्रेन की सभी बोगियों से बाहर को देखा तब मैं हैरान रह गया। ट्रेन की बोगियों पर बाहर की तरफ से जगह जगह पर बड़े बड़े नाखूनों के खरोंचने के निशान बने हुए थे, और वो निशान केवल खरोंचने के नहीं थे बल्कि बहुत सी जगह पर बोगी की लोहे की उस मोटी परत को चीरा पड़ा हुआ था। तब मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि ये काम किसी भालू या किसी जंगली जानवर का नहीं है, और ना ही ये काम किसी इंसान का है, क्योंकि ना ही जानवर और ना ही किसी इंसान के नाखूनों में इतनी ताकत होती है कि वो लोहे की मोटी परत को चीर कर निकल जाए। इतना देखकर मैंने बस सभी मजदूरों को बिल्कुल सावधान रहने को कहा और अपने अपने हथियार हर वक्त अपने पास रखने को बोला। हमारा किस चीज़ से सामना था हमें कुछ भी पता नहीं था, पर हम लोग सभी तैयार रहना चाहते थे। उसी दिन भर काम करने के बाद रात में मैं कुछ 3 या 4 मजदूरों के साथ बोगी के बाहर बैठा हुआ था। सामने कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर आग जलाई गई थी, और हम सब उस जंगल की रात की वो ठठरती हुई ठंड में आग के सामने बैठकर उस आग की लपटों में अपने हाथ पैर सेक रहे थे। तब एक मजदूर ने मुझसे कहा, और कितने दिन लगेंगे काम पूरा होने में? तो मैंने उनसे कहा, पूरा तो पता नहीं, शायद 20 या 25 दिन और लग जाएंगे। तो वो उस मजदूर ने जंगल में यहाँ वहाँ देखते हुए मेरे बहुत ही पास आकर कहा, साहब मुझे ना घर जाना है, मुझे यहाँ अब और काम नहीं करना। तो मैंने उससे कहा, अरे तुम चिंता ना करो, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। बस कुछ दिन के बाद मैं दूसरी टीम को यहाँ बुलाने वाला हूँ, फिर हम सब घर जा सकते हैं। तो फिर उसने थोड़ी रोती हुई आवाज़ में कहा, नहीं साहब, मुझे कल ही घर जाना है। तो मैंने उसे समझाते हुए कहा, भूपिंदर नाम है ना तुम्हारा? तो उसने अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहा। तो मैंने, तुम वही हो ना जिसने खरोंचने की आवाज़ सुनी थी? हाँ देखो भूपिंदर, जंगल में ये सब चीज़ें होती रहती हैं, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, और फिर भी अगर तुम्हें यहाँ डर लग रहा है तो मुझे कह देना, मैं कल ही तुम्हारे लिए गाड़ी का इंतज़ाम कर दूँगा, ठीक है? तो भूपिंदर ने फिर से यहाँ वहाँ देखा और फिर कहा, मैंने उसको देखा है। मैंने तभी उसकी ओर हैरान नज़रों से देखते हुए पूछा, किसे? उसने उतनी ही गंभीरता से मुझसे कहा, उसे ठीक से तो पता नहीं वो कैसा दिखता है, पर जिस तरह से वो हम सबको छुप कर घूर रहा था, उसके इरादे ठीक नहीं लगते। शायद वो बहुत ही बुरी चीज़ है, कोई बुरी आत्मा, भूत, ऐसा कुछ। तो मैंने कहा, भूपिंदर तुम खामखा खुद भी डर रहे हो और बाकी सबको भी डरा रहे हो। पर उसका तो जैसे मेरी बात की तरफ ध्यान ही नहीं था। वो इस वक्त भी चुपके से हमें देख रहा होगा साहब। और इतना कहकर वो वहाँ से उठकर मजदूरों की बोगी में चला गया। मैंने बाकी सब की तरफ देखा तो उनमें से एक मजदूर ने कहा, साहब जाने दो उसे, हाँ बहुत डरपोक है वो, रात तो रात दिन में भी बहुत डरता है।
पहली बार ऐसी सुनसान और अनजान जगह पर आया है ना, और ऊपर से ये दिन रात जंगली जानवरों की आवाज़ें, इसीलिए शायद वो डर रहा होगा। तो मैंने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और मैंने उस मजदूर को आग बुझाने को कहा कि कहीं उस आग की वजह से किसी जंगली जानवर को नुकसान ना हो जाए। और हम सब फिर अपनी अपनी बोगी के अंदर चले गए। दूसरे दिन सुबह एक अजीब सी आवाज़ की वजह से मेरी नींद टूट गई। जैसे कोई मुझे नींद से जुगाना चाहता था। बाहर ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। मैं आधी नींद में ही था, पर वो आवाज़ मुझे बार बार सुनाई दे रही थी। मैंने आधी नींद में ही बोझल आंखों से खिड़की के बाहर देखने की कोशिश की। मुझे दूर एक पेड़ के पीछे एक इंसानी परछाई जैसा कुछ दिखाई दिया। मैंने फिर अपने सिर को थोड़ा सा हिलाया और नींद से जागने की कोशिश की और फिर से बाहर देखा। वो परछाई यहाँ से वहाँ घूम रही थी। मैंने फिर अपनी आंखों को मसलते हुए ठीक से देखा। किसी परछाई ने पेड़ों के पीछे से छिपते हुए और झुकते हुए अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए मेरी और देखा, और अगले ही पल वो परछाई पेड़ों के बीच से कहीं गायब सी हो गई। वो देखकर मैं उठकर बैठ गया। मैंने बार बार ध्यान से हर एक पेड़ को ठीक से देखा, पर अब मुझे उन पेड़ों के बीच से कोई भी हलचल नज़र नहीं आ रही थी। मैंने थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और फिर उस बात को टाल दिया और फिर उठकर काम शुरू करने की तैयारी करने लगा। आज सबने करीब करीब 10 घंटे काम किया था और अब दिन ढल रहा था और शाम हो गई थी। कुछ तो मजदूर रात के खाने का इंतजाम करने में लग गए, तो कुछ बाकी सारे सामान को एक जगह जमा कर रहे थे। दिन भर काम करने के बाद मैं भी बहुत थक गया था और थक कर मैं अपनी बोगी में आकर एक सीट पर लेट गया, और तभी मुझे बाहर से फिर वही आवाज़ सुनाई दी, छुक 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 छुक। और उस आवाज़ को सुनकर मैंने झट से उठकर खिड़की के बाहर झाँक कर देखा, तो बाहर भूपिंदर खड़ा था। मुझे देखकर वो थोड़ा सा मुस्कुराया। तो मैंने कहा, वो तुम ही थे ना जो आज सुबह ऐसी आवाज़ निकाल रहे थे? तो वो और थोड़ा मुस्कुराते हुए मेरी खिड़की के और पास आया और उसने कहा, मतलब आपने भी वो आवाज़ सुनी है ना? तो मैंने आवाज़ सुनी ही नहीं बल्कि तुम्हें भी देखा। तुम वहाँ कहीं मुझे देखकर झाड़ियों के पीछे छुप रहे थे, है ना? तभी भूपिंदर गंभीर होकर बोला, वो मैं नहीं था साहब, वो वही था जिसे मैंने कल देखा था। कोई आत्मा, बुरी आत्मा। सुबह जब मैंने वो आवाज़ सुनी तो मैं समझ गया ये उसकी ही आवाज़ है। इसीलिए मैं सिर से पांव तक चादर ओढ़कर बस पड़ा रहा। पर अब आपने भी उसे देखा है, बोलो बोलो साहब, देखा है ना? तो मैंने फिर अपनी बात को ठीक करते हुए कहा, नहीं मैंने नहीं देखा, मतलब मैंने किसी को भी नहीं देखा, और मैंने बस वो आवाज़ सुनी है, और मैं ये भी जानता हूँ वो किसी जानवर की आवाज़ थी। हालांकि मैं ये बात अच्छी से जानता था कि सुबह मैंने किसी काली परछाई को देखा जरूर था, पर मैं भूपिंदर के सामने ऐसी बात नहीं करना चाहता था कि जिसे सुनकर वो और डर जाए और इस बात की वजह से बाकी सारे मज़दूरों में भी डर फैल जाए। खाना खाने के बाद उस रात मैंने आगे क्या करना है इसके बारे में सोचा, और फिर मैंने दूसरे ही दिन पास के ही स्टेशन ऑफिस में अपने हाथ से ही लेटर लिखना शुरू कर दिया। तब मैंने एक अजीब चीज़ को महसूस किया था। कोई तो बोगी के ऊपर अपने बड़े बड़े कदमों के साथ चल रहा था। उसके भारी भारी कदमों की आवाज़ आ रही थी। अब वो भालू जैसा कुछ जानवर था या कोई साया था, पता नहीं,
मैंने झट से अपनी बोगी की खिड़की को बंद कर लिया। उसके दूसरे ही दिन मेरा जन्मदिन था और उस दिन मैंने पूरे मज़दूरों को दिन भर का काम समझाकर पास ही के एक इंजीनियर के ऑफिस चला गया ताकि वहाँ से मैं अपने ऑफिस को लेटर और अपने घर फ़ोन कर सकूं। बहुत दिनों बाद मैंने अपने घर फ़ोन किया था। पूरे घर में सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सच बताऊं तो मैं भी अब घर वापस जाना चाहता था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैं जान चुका था वहाँ कोई तो खतरा है, और अब मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ज़रूर कोई ना कोई मज़दूर या किसी न किसी मज़दूर की जान जा सकती है। अपना पूरा काम ख़त्म कर कर शाम को जब मैं जंगल के अंदर पहुंचा तो देखा तो कोई भी वहाँ काम नहीं कर रहा था। मैंने घड़ी में देखा तो अब तो बस 4 बज रहे थे, जबकि हम रोज़ 5 बजे काम से छुट्टी करते थे। जब मैं बोगियों के पास पहुंचा तो बोगियों के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। वहाँ भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। मुझे वो थोड़ा अजीब लगा। सब अचानक से कहाँ गायब हो गए। मैं फिर उस बोगी के पास चला गया जहाँ पर सारे मज़दूर एक साथ रहा करते थे, और फिर मैंने बोगी का दरवाज़ा बजाया। 1 बार बजाया, 2 बार बजाया, पर कोई आवाज़ नहीं। अरे अरे कहाँ चले गए सब? मैं यहाँ नहीं था तो काम से जल्दी छुट्टी ले ली क्या? मेरी आवाज़ सुनकर एक मज़दूर ने बोगी की खिड़की को थोड़ा सा खोला और मुझे देखा, और फिर धीरे से कहा, साहब जल्दी से अंदर आ जाइए। और फिर एक दूसरे मज़दूर ने बोगी का दरवाज़ा खोला। मैं उनकी बोगी के अंदर चला गया तो देखा सब एक दूसरे के साथ लिपट कर बैठे हुए थे। कुछ 3 या 4 मज़दूरों को बुरी तरह से बुखार चढ़ा हुआ था। उनकी ये हालत देखकर मैं भी चौंक गया। अरे क्या हो गया है इनको? चलो अभी के अभी हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने फिर 1-2 मज़दूरों को गाड़ी में उठाकर उनको रखने को कहा और उन्हें अपने साथ चलने को कहा, पर सच बताऊं कोई भी अपनी जगह से 1 इंच तक हिलने को तैयार नहीं था। तो मैंने फिर से कहा, अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? ये लोग बीमार हैं, इन्हें हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। भूपेंद्र तुम आओ, इधर आओ, चलो उठाओ इन सबको। पर मैंने उन सब मज़दूरों को गौर से देखा, उनमें से भूपेंद्र वहाँ था ही नहीं। तभी ही मैं समझ गया कि कुछ तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। एक मज़दूर बहुत ही काँप रहा था तो मैं उसके पास चला गया और उससे प्यार से पूछा, यहाँ पर क्या हुआ है? मुझे तुम सच सच और ठीक ठीक बताओ, और हमारा साथी भूपेंद्र कहाँ है? पहले तो वो बात करने से ही डर रहा था। मैंने किसी तरह उसे समझाया, अरे कुछ तो बताओ, वरना मुझे आगे क्या करना है कैसे पता चलेगा? तो उसने डरते हुए ही कहा, साहब आपके जाने के बाद जैसे ही आपने बताया था हमने पटरियों पर काम करना शुरू किया। दोपहर को हम खाना खाने के लिए बोगियों के पास पहुंचे थे तो देखा कि सारा अनाज सब गायब था। हमें लगा कि शायद किसी जानवर ने अनाज खा लिया होगा, पर उसके बाद जो हमने देखा वो देखकर सब बहुत डर गए। कोई चीज़ थी जो हवा में लहरा रही थी। पल भर में वो नीचे आकर हमारे बदन से होकर गुजर रही थी। ये चारों जो बीमार और कांप रहे हैं वही मज़दूर हैं जिनके बदन से होकर ये चीज़ गुजरी है। तब से इन्हें बहुत तेज़ बुखार है। इतना ही नहीं, हमने उस चीज़ पर गोलियां भी चलाई, पर उस पर गोलियों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। हम जानते थे कि वो कोई इंसानी चीज़ नहीं है, कोई शैतानी ताकत है, हम उसे हरा नहीं सकते थे। तो हमने किसी तरह एक दूसरे को सहारा दिया तो बोगी के अंदर आकर छुप कर बैठ गए। पर जब हम सब अपनी अपनी जान बचा रहे थे तब भूपेंद्र चीखते चिल्लाते हुए दौड़ते हुए जंगल के अंदर कहीं चला गया। डर के मारे वो पागल हो गया था
भागते हुए चिल्ला रहा था कि ये वही चीज़ है जिसने उसको और आपने देखा है, कोई भयानक काला साया, कोई आत्मा, और अब वो हम सबको मार देगी और वो अब हमें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगी साहब। मैंने उस मजदूर को शांत किया और कहा, ये भूपिंदर भी ना, क्या ज़रूरत थी जंगल में जाने की, पता नहीं अब इस वक्त क्या होगा। और फिर मैंने मज़दूरों को समझाना शुरू किया, देखो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे पास जो एक गाड़ी है उस सब में हम सब बैठकर जंगल से बाहर तो नहीं जा सकते, और अब कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा, तो आज रात हम सब यहीं रुककर सुबह होने का इंतज़ार करेंगे, और सुबह होते ही सबसे पहले हम सब भूपिंदर को ढूंढेंगे। अगर वो मिला तो ठीक, नहीं तो हम सब दोपहर होते ही जंगल छोड़कर निकल जाएंगे। मेरी इस बात का किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। शायद सबने ये बात को मान लिया था कि आज की रात उनकी आखिरी रात है, पर मैं फिर भी हर किसी के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था और उन्हें शांत रखने की कोशिश कर रहा था। अब बाहर हर तरफ अंधेरा हो चुका था। मैं उन सबको धीरज दे ही रहा था कि तभी हम सब ने बोगी पर खरोंचने की आवाज़ सुनी। मैंने सबको एकदम शांत रहने को कहा। कुछ देर तक ये चला और कुछ देर बाद अपने आप ये सब शांत हो गया, और तभी किसी ने ज़ोर ज़ोर से बोगी के दरवाज़ों को पीटना शुरू कर दिया। उस आवाज़ से हम सब चौंक गए और बहुत ज़्यादा घबरा गए। उन सब चीज़ों की वजह से अब मैं भी बहुत घबराया हुआ था, पर बस एक ही चीज़ थी जिसकी वजह से मुझ में थोड़ी बहुत हिम्मत बची थी, और वो ये कि उन सब मजदूरों की मुझ पर जिम्मेवारी थी। किसी भी हालत में मुझे उन सब की जान बचानी थी। लेकिन कोई बार बार दरवाजे को पीटता चला जा रहा था। मैंने फिर से इशारे से सबको शांत रहने से कहा और बोगी की खिड़की को थोड़ा सा उठाकर बोगी के बाहर देखने की कोशिश की। आज शायद पूर्णिमा की रात थी, क्योंकि रात होने के बावजूद भी बाहर अच्छी खासी रोशनी थी। मैंने फिर से यहाँ वहाँ नज़र घुमाई तो देखा कि बाहर तो भूपिंदर खड़ा था। सूखे पत्ते की तरह वो काँप रहा था। वो तो इतना घबराया हुआ था कि घबराहट के मारे उसे तो सांस भी नहीं आ रही थी। मैंने तभी धीरे से ही उसे आवाज़ दी, भूपिंदर जल्दी से अंदर आ जाओ। और मैंने फिर धीरे से उस बोगी का दरवाज़ा खोला, लेकिन वो अंदर आ ही नहीं रहा था। वो वहीं क्या वहीं खड़ा था। तभी उसने उंगली से सामने की ओर इशारा करते हुए बोला, वो सामने वहाँ कोई है। मैंने उससे कहा, भूपिंदर वहाँ कोई भी नहीं है, तुम बस जल्दी से अंदर आ जाओ, देखो चारों तरफ कोई भी नहीं है। तभी उसने चिल्लाकर कहा, दिख नहीं रहा क्या तुम लोगों को वहाँ कोई है? तो मैंने फिर से उसे कहा, भूपिंदर तुम अपने साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। और फिर बात करते करते अचानक से ही उसकी आवाज़ बदल गई, अरे वो सामने दिख नहीं रहा क्या? वहाँ वो पेड़ के पीछे वो इंसान नहीं है, पक्का कोई आत्मा है। मैंने भूपिंदर की तरफ देखा तो वो अजीब तरीके से अपनी गर्दन को पीछे मोड़कर देख रहा था, और फिर तभी अचानक ही वो नीचे गिर पड़ा। और तभी मेरी आंखों के सामने ही भूपिंदर अपने आप ही घसीटते हुए जंगल में चला जा रहा था, जैसे कि उसे कोई टांग पकड़कर घसीट कर ले जा रहा था, और वो चिल्लाए जा रहा था, मुझे बचाओ साहब, मुझे बचा लो, मैं घर जाना चाहता हूँ। न जाने मुझ में उस टाइम कहाँ से इतनी हिम्मत आई थी। मैंने पास में पड़ी अपनी बंदूक उठाई और एक दो जो बहुत ही बहादुर मजदूर थे उनके साथ लेकर बोगी के नीचे उतर पड़ा, और जिस दिशा में भूपिंदर घसीटता हुआ गया था हम भी उस दिशा में दौड़ते चले गए। कुछ
एक आध किलोमीटर भागने के बाद हमने देखा कि भूपिंदर एक पेड़ को पीठ लगाकर बैठा हुआ था, लेकिन वो अजीब तरीके से बैठा हुआ था। हमारे वहां आने की आहट को सुनकर उसने हमारी ओर देखा। साहब आओ, यहाँ मेरे पास आओ, मुझे ठीक से देखो। मैंने कहा था ना कि कोई है, कोई है, इस जंगल में कोई है। इस जंगल में कोई है। पर आपको मुझ पर यकीन नहीं था। आपने मेरी बातों को नहीं माना। मैं पागल नहीं हूँ। और ऐसा कहकर उसने पास ही पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और वो अपने सिर पर जोर जोर से मारने लगा। वो देखकर मैं बहुत ही डर गया। मेरे हाथ में बंदूक तो थी, पर उसका कुछ भी फायदा नहीं था। सामने भूपिंदर था या कोई और था, ये भी कुछ पता नहीं था। और फिर गोली चलाता भी तो किस पर। उस 1 मिनट के अंदर ही हमारे देखते देखते भूपिंदर लहूलुहान हो गया। उसका ये हाल देखकर हमारे पसीने छूट गए थे। सब बहुत घबराए हुए थे, पर फिर भी हम सब दौड़कर उसके पास चले गए और फिर हम सब ने उसे चारों ओर से कसकर पकड़ा। किसी ने उसके हाथ पकड़े थे तो किसी ने उसके पैर पकड़े थे, पर उसमें जैसे कोई शैतानी ताकत थी कि हम चारों से भी उस वक्त संभला नहीं जा रहा था। और तभी मैंने देखा कि आगे कुछ ही दूरी पर वो शैतान खड़ा था और मुझे देखकर वो मुस्कुरा रहा था। मुझे पता नहीं था कि अब क्या करना है, पर इस बार उस शैतान को देखकर मुझे इतना डर नहीं लग रहा था। शायद इसका कारण ये मजदूर ही थे, जिसके कारण अब तक मुझ में इतनी हिम्मत बाकी थी। और वो उस शैतान को देखकर एक बात तो मैं समझ गया था कि वो नहीं चाहता था कि हम में से कोई भी उस जंगल में रुके और उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी मालकियत इस जगह पर कुछ भी करे। मैंने बस उससे हाथ जोड़े और चिल्लाते हुए कहा, हम सब कल ही यहाँ से चले जाएंगे। हमें माफ़ कर दो। हमें पता नहीं था कि ये जंगल तुम्हारा घर है। ये गरीब मजदूर हैं, इन्हें मारने से तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। माफ़ कर दो, जाने दो इन्हें। और मेरी इतनी बात के बाद वो परछाई कहीं दूर ही धुएं में बिखर गई। तभी कुछ देर बाद भूपिंदर भी नॉर्मल हो गया, पर उसके सिर से अब भी खून बह रहा था। तो हम किसी तरह उसे लेकर बोगी के पास पहुंचे और सबसे पहले मैंने भूपिंदर को फर्स्ट एड दिया। उस दिन 1 मिनट के लिए भी मेरी आँख नहीं लगी और दूसरे दिन हम सुबह वहाँ से निकल गए। कुछ मज़दूरों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और कुछ मज़दूरों को तो घर भेज दिया गया। और फिर मैंने उस जंगल के और वहाँ के हालात के बारे में एक लंबी सी रिपोर्ट बनाई और मेरे इस्तीफ़े के साथ ही उसी डिपार्टमेंट को भेज दिया गया। उसके बाद ये तो मुझे पता नहीं कि वहाँ पर दोबारा काम शुरू हुआ या नहीं, पर आज भी मुझे मेरे जन्मदिन पर वो भयानक रात याद आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। कमेंटों में बताना आपको कहानी कैसी लगी और आगे आपको कौन सी कहानी चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इससे भी डरावनी और खतरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। इस कहानी का लाइक केम रखते हैं 10,000 और आप लाइक कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।